अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? तस्वीर वस्वीर सब क्लियर आ रही है? स्क्रीन एवरीथिंग सारी चीज़ें क्लियर हैं? ठीक हो गया भाई, गुड हो गया। चलो भाई। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हाल सेट है। और आप लोग कैसे हो? सही चल रहे हो? एक हफ्ते बाद हमारी मुलाकात हुई है। इस दौरान थोड़ा बहुत पढ़ा आप लोगों ने, जो हमने पिछली क्लास में बातें की थी उसके बारे में। आवाज़ नहीं आ रही बच्चों? आवाज़ आ रही नहीं आ रही? हेलो 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 हेलो, आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा भाई, तो हम लोग ज़रा बात कर रहे थे गैस एक्सचेंज में, और हम गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स पे आके रुके थे। और मैंने कुछ वो जर्नल कंपोनेंट्स बताए थे कि देखो प्लांट्स के अंदर गैस एक्सचेंज के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, या लीफ जो मेन ऑर्गन है हमारा प्लांट का जिससे गैस एक्सचेंज हो रही होती है, उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, जिसके बाद आपके पास लीफ जो है पूरे तरीके से गैसेस को लेता है और गैसेस को बाहर निकालता है। उसमें मैंने आपसे कहा कि बच्चों याद रखो कि हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं लीफ के, जो कि गैस एक्सचेंज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। पहली चीज मैंने बताई कि देखो एपिडर्मिस है, दूसरी चीज हमारे पास पैलिसेड सेल्स हैं, तीसरी चीज स्पंजी मीजोफिल है, और चौथी चीज गार्ड सेल जिनके दरमियान में स्टोमेटा होता है। ये जो बीच की स्पेस है ना आपके पास बच्चों, ये जो बीच की स्पेस है बच्चों आपके पास, ये स्टोमेटा कहलाती है। जो बीच की स्पेस बनी हुई है, इसके अतराफ के सेल्स हैं, इनको गार्ड सेल्स कहते हैं। आपको आवाज नहीं बेटा? बेटा बरीरा, मेरा बच्चा बरीरा, एक काम करो, आसान काम करते हैं ना हम लोग। आसान काम ये करते हैं कि आप एक बार दोबारा जरा ऑफ लाइक इसको छोड़ के ना, यानी यहाँ से लीव करके दोबारा वापस ज्वाइन करके देखो। हो जाएगी आवाज़, आ जाएगी इंशाल्लाह, आ जाएगी आवाज़, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो जाता है कभी कभार, हमारे एंड से भी होता है, वैसे भी होता है। ज्वाइन करो एंड देन लाइक कम बैक, कोई इशू नहीं है, ठीक है? वापस ज्वाइन, लीव करके ज्वाइन करना तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अब मैंने आपसे कहा था कि जब हमने इन चारों को एक अलग अलग डायरेक्शन में देखा कि इन चारों में कैसे कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, तो अब ये देख लेते हैं कि मौजूद कैसे होते हैं। तो उसके लिए मैंने कहा कि देखो हमारे पास मिसाल के तौर पे लीफ है, दिस इज द लीफ, ठीक है ना? ये लीफ है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स को, और उसके अंदर हमारे पास ही लीफ का, जो मेरे पास पत्ता है, पत्ते की हमने इस तरह से सेक्शंस काट ली। दिस इज द लीफ। लीफ के अंदर आपके पास ये ऊपर का जो पोर्शन है, ये है हमारे पास एपिडर्मिस का। कौन सा पोर्शन है ये? एपिडर्मिस का। ये पत्ते की वो लेयर है जो हवा के साथ, एयर के साथ कांटेक्ट में होती, पता है ना? उसके ऊपर की लेयर आपके पास कांटेक्ट में होगी, पहली चीज होगी। दूसरी बात, हमारे पास ये जो लंबे लंबे से सेल्स हैं, ये कौन से सेल्स हैं भाई? हमने पिछली क्लास में कहा कि लंबे सेल्स हमारे पास होते हैं पैलिसेड सेल्स। लंबे वाले सेल्स कौन से हैं? पैलिसेड सेल्स हैं, ठीक है ना? सरफेस लेयर हो गया एपिडर्मिस की। ये देखो ये गोल गोल सेल्स हैं, छोटे से गोल गोल सेल्स हैं, गोल गोल सेल। ये गोल गोल सेल्स कौन से कहलाते हैं? अब आ रही है? वेरी गुड, हो गया, बेहतरीन हो गया बच्चों की, बेहतरीन हो गया। किसी को भी ऑडियो वीडियो में मसला आए, पहले कंफर्म कर लो, हो सकता है हमारे एंड से मसला हो, ठीक है? और अगर हमारी तरफ से नहीं है तो फौरन आपने लीव करना और फिर फौरन वापस आ जाना, तो आवाज क्लियर हो जाएगी। हो जाता है कभी बार मसला, ठीक है ना? ये आपके पास हो गया स्पंजी मीजोफिल सेल्स, ऐसे लेयर्स की फॉर्म में होते हैं ये, ठीक? उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो ये जो ये बना हुआ है, ये देखो, ये क्या है? ये हमारे पास है स्टोमेटा प्लस गार्ड सेल्स। हो गई चार चीजें हो गई। क्या चल रहा है? अच्छा, मैं बता देता हूं मैं क्या चल रहा है। हम अभी आए तो हमने इसको रिवाइज किया जो पिछली क्लास में पढ़ा था, और अब अगली डायग्राम में मैंने इन सबको साथ जोड़ के लीफ के अंदर रख के दिखा दिया कि लीफ में कैसे लगे हुए होते हैं। मुनीब बेटा क्लियर है? मैंने अभी कोई खास चीज स्टार्ट नहीं की, मैं पुरानी बातें कर रहा था और पुरानी बातों से मैंने इस बात को जोड़ा है यहां पर आके। मुनीब बेटा सारे बच्चे जाग रहे हो? कोई सो तो नहीं रहा? आशीष, आयशा, बरीरा, इमरान, खतीजा, हसन, मुनीब सब जाग रहे हो? टेंशन वेंशन तो नहीं है कोई?
आराम आराम से इसलिए लेके चल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों में से, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद पहली बार इन तमाम बातों को पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ मैं। जहाँ कहीं कंफ्यूज हो, जहाँ कहीं फंसो किसी चीज़ में, फौरन रोक दो मुझे, सर एक मिनट ज़रा इसको दोबारा बता दिएगा। तो मैंने अभी तक कोई नई बात नहीं किया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम यहाँ देखेंगे कि एयर का हमारे पास कॉन्टैक्ट कैसा होता है। तो देखो एक बात हमेशा याद रखना कि स्टोमेटा जो होते हैं ना, कि हमारे पास जो स्टोमेटास होते हैं ना, स्टोमेटा हमारे पास एपिडर्मिस की एक लेयर ये है और एपिडर्मिस की एक लेयर ये भी आपके पास एपिडर्मिस कहलाती है। ये भी आपके पास क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। ठीक हो गया। अच्छा, अब एपिडर्मिस में ये ऊपर की एपिडर्मिस है, ऊपर की लेयर, और ये नीचे की लेयर है। तो इसके लिए हम एक इजाफी वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, हम कहते हैं कि ये हो गया आपके पास अपर एपिडर्मिस, ऊपर की एपिडर्मिस, और इसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं लोअर एपिडर्मिस, अपर एंड लोअर। ठीक है दोनों ऊपर और नीचे की लेयर्स। ठीक, अच्छा, अब स्टोमेटा कहां होते हैं, इसका कौन जवाब देगा। तस्वीर में स्टोमेटा बना हुआ है नीचे, क्या हमेशा नीचे ही होते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, या ऊपर होते हैं नीचे होते हैं, कहां होते हैं, लीफ में किस जगह पे होते हैं। एपिडर्मिस में होते हैं, बात क्लियर है, लेकिन अपर होते हैं, लोअर होते हैं। तस्वीर में बने हुए लोअर पे, मैं पूछ रहा हूं क्या अपर पे भी हो सकते हैं कभी जिंदगी में। अच्छा, अब मेरी बात सुनना गौर से, अच्छे समझना। देखो स्टोमेटा से ना, स्टोमेटा से, मेरी बात सुन रहे हो, स्टोमेटा से सिर्फ एयर नहीं जाती अंदर बाहर, बल्कि पानी भी जाता है। क्या जाता है, पानी भी जाता है, वाटर। स्टोमेटास का दो फंक्शन होते हैं। एक स्टोमेटा का फंक्शन होता है, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, स्टोमेटा के फंक्शंस में से एक फंक्शन होता है गैसेस का, अंदर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, और एक फंक्शन होता है आपके पास वाटर का, बाहर निकलना। बेटा बात सुनो मुनीब बेटा, अगर आवाज नहीं आ रही मैं आपको एक काम कर देता हूँ, सब्र करो तुम, मैं आपको हेल्प करता हूँ इस चीज में। I'm gonna help in some way. ठीक है, ठीक, हाँ। अब देखो मैंने कहा कि स्टोमेटा जो है ना, मैं इसको और बड़ा करके लिख देता हूं, ये रहा आपके पास स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा के दो फंक्शंस होते हैं, एक तो गैसेस को फ्लो अंदर बाहर, और दूसरा वाटर को भी देखता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पौधा, थोड़ी देर के लिए जरा गैसेस को छोड़ देते हैं, पानी के ऊपर फोकस करते हैं, अगर कोई पौधा किसी ऐसी जगह लगा हुआ है जहां पर गर्मी ज्यादा है, सहरा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, सहरा है, तो अगर इसके स्टोमेटा ऊपर की तरफ हुए स्टोमेटा, पानी ज्यादा निकलेगा पौधे में से या कम। अगर कोई पौधा सहरा में लगा हुआ है, मिट्टी में जहां पर पानी कम है, और उसके स्टोमेटा ऊपर की तरफ हो, तो पानी ज्यादा निकलेगा या कम निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। उसकी मैं वजह बताऊं क्यों, मैं आपको वजह बताता हूं। देखो मिसाल के तौर पे, अगर मैं आपने देखा होगा ना पुरानी फिल्मों वगैरह के अंदर, जहां सहरा की फिल्में होती हैं, सहरा वगैरह की फिल्में बनाई होती है, उसमें क्या करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो अरबी लोग होते हैं वो ऊपर से लंबे लंबे चोगे पहने हुए होते हैं। हालांकि हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि यार अगर गर्मी लग रही है तो उसको तो टी शर्ट पैंट में घूमना चाहिए, ट्राउजर में घूमना चाहिए, शॉर्ट्स में घूमना चाहिए,
तो इतनी गर्मी के अंदर ये इतने बड़े चोगे और सर पे चादर वादर क्यों डाल के घूमता है? इसलिए कि अगर वो चादर ना डाल के घूमे अपने ऊपर तो जितना भी पानी होगा वो स्वेटिंग पसीने के जरिए बाहर निकल जाएगा बॉडी से। बट जब आप ऊपर से चादर डाले हुए होते हो ना, तो अंदर से जितना भी आपके पास पानी होता है वो अंदर ही स्टोर्ड रहता है, बाहर नहीं निकलता बॉडी से बाहर। समझ में आ रही बात? तो बॉडी कवर्ड रहती है। पौधा भी अगर इस तरह से ऊपर स्टोमेटा लगा ले, अपने ऊपर स्टोमेटा लगा ले, तो डायरेक्ट हीट पड़ेगी उसके ऊपर, रोशनी पड़ेगी, लाइट पड़ेगी ऊपर से। जब लाइट डायरेक्ट पड़ेगी तो पानी भी तेजी से निकलना शुरू होगा। मेरी बात से इत्तेफाक करते हो या बोलते हो नहीं सर कुछ और सीन होना चाहिए यहां पर? बोलो भाई बोलो, मेरी बात से इत्तेफाक करते हो कि अगर ऊपर से पानी लाइट पड़ेगी तो पानी एकदम से निकलेगा पौधे में से? तो पौधा क्या करता है? पौधा क्या करता है कि स्टोमेटा ले आता है कहां पर? नीचे। अब नीचे की तरफ होने का मतलब ये कि जब रोशनी पड़ेगी ना, हीट आएगी, तो उसका जो स्टोमेटा है वो नीचे की तरफ होगा, तो पानी कम से कम निकलेगा। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब यहां पर एग्जांपल दी मुनीब ने सर लिली की। ये जो पानी में लगता है ना, लोटस और लिली, खड़े पानी में लगे हुए होते हैं लोटस और लिली, इनके साथ सर क्या फिनोमेना होगा? अब इसका जवाब आप लोग खुद दोगे। देखो मैंने कहा अगर किसी पौधे को पानी बचाना है तो स्टोमेटा कहां लाना है? स्टोमेटा लाना है नीचे। स्टोमेटा आ जाएंगे नीचे की तरफ ताकि डायरेक्ट सोलर रेडिएशन ना पड़े। ठीक, अब अगर किसी पौधे के पास इतना पानी है कि वो पानी में ही खड़ा हुआ है, तो अब उसको पानी बचाने की जरूरत है? यस और नो? अगर वो कोई पौधा ऐसा है जो पानी में उग रहा है, खड़े पानी में, तो क्या उसको पानी बचा? नहीं जरूरत है। तो अगर वो अपने स्टोमेटा ऊपर ले आया, ऊपर की सरफेस पे, तो कोई मसला है? कोई मसला होगा अगर वो सरफेस पे ले आया? नहीं हो, मसला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि पानी तो उसके पास इतना पड़ा हुआ है, वो ऊपर स्टोमेटा लेके भी आया तो पानी चला है, टेंशन ही नहीं, पानी में तो रह रहे हैं हम लोग, पार्टी इन द पानी। ठीक है, तो पार्टी चल रही पानी के अंदर, तो पानी आए जाए कोई फिक्र की बात ही नहीं है। तो पता क्या चला, हमारा मसला फड्डा कहां से शुरू हुआ था? हमारा झगड़ा ही शुरू हुआ था कि स्टोमेटा नीचे होते हैं ऊपर होते हैं। इस पे तो सब इत्तेफाक कर गए कि स्टोमेटा होते हैं लीव्स पे और स्टोमेटा होते हैं एपिडर्मिस पे। लेकिन स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस पे होते हैं, लोअर पे होते हैं, इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ आ गया था हमारे दरमियान। तो हमने कैसे रिजॉल्व किया? हमने एग्जाम्पल से रिजॉल्व किया। बात समझ में आ रही है? मैं आपको क्लियरली बोल देता, बेटा देखो दोनों तरफ होते हैं और इस तरह से होता है और इसको ऐसे कर लेते हैं, तो आप मान लेते मेरी बात। लेकिन सीखते नहीं। सीखेंगे कैसे? एग्जाम्पल से। तो दोनों एग्जाम्पल हमने सामने रखी कि पौधों में नीचे भी हो सकता है स्टोमेटा, पौधों में ऊपर भी हो सकते हैं स्टोमेटा। ज्यादा नीचे होते हैं उनमें जिनमें पानी बचाना होता है, लाइक सहरा के पौधे। ज्यादा ऊपर उनमें होते हैं जिनमें पानी निकालना होता है, जैसे लिली लोटस जो पानी में ही ग्रो कर रहा है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास मकई का पौधा होता है। मकई खाई ना सबने? स्कूल के बाहर खड़ा हुआ होता है मकई वाला, वो भुन के देता है मसाले डाल के। खाए कितने लोगों ने खाया वो मकई वाला जो होता है? तो आपके पास क्या चीज है? वो जो मकई के जो पत्ते होते हैं उनमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम स्टोमेटा का नंबर होता है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम स्टोमेटा का नंबर होता है। तो पौधे पौधे पे डिपेंड करता है ये कि कुछ में नीचे ज्यादा, कुछ में ऊपर ज्यादा, कुछ में दोनों एंड्स पे बराबर। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर हो रही बातें? अच्छा भाई, अब सुनते जाओ। हवा कैसे दाखिल हो रही है अंदर? हमारे पास ये स्टोमेटा है ना, हवा दाखिल होती है यहां पर स्टोमेटा में, ऐसे। ये हवा दाखिल हो गई यहां स्टोमेटा से अंदर, ये स्टोमेटा से दाखिल हो गई हवा यहां अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? हवा दाखिल हुई स्टोमेटा से अंदर की तरफ आ गई। आने के बाद जो फ्री स्पेसेस हैं वहां पर हवा मूव करती हुई जाती है और हर एक सेल को प्रोवाइड हो रही होती है। हर वो सेल जिसको स्टोमेटा की जरूरत है उसके अंदर दाखिल होती जाती है हवा, और वो सेल वहां पर एक्सचेंज करता है। कैसे एक्सचेंज करता है? सर ये एपिडर्मिस पे ये जो ग्रीन लेयर है वो कौन सी वाली ग्रीन लेयर? कौन सी ग्रीन लेयर? ये तो एपिडर्मल सेल्स ही हैं पूरे, ये पूरे एपिडर्मल सेल्स हैं, ये एपिडर्मिस के सेल्स हैं, ये पूरे एपिडर्मिस है, ये पूरी एपिडर्मिस है। ये वाली आपके पास एपिडर्मिस है पूरी, ये एपिडर्मिस है। ये आपके पास पैलिसेड सेल्स हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया मैंने, ये अलग सेल्स हैं पैलिसेड, ये अलग सेल्स हैं मीजोफिल, ये स्पंजी मीजोफिल सेल्स हैं, और स्टोमेटास अलग है। तो वो एपिडर्मिस की पूरी मोटी लेयर है।
ये इस तरह से क्रॉस सेक्शन बना हुआ है ना, तो ये आधे यहाँ से नजर आ रहे हैं, आधे ऊपर से नजर आ रहे हैं, और ये इनके पास एक जेलिंग मटेरियल होता है जिसके साथ ये बाइंड हुए होता है, तो इसके डिजाइनिंग के लिए दिया हुआ है। बहरहाल अब देखो होता क्या है, मिसाल के तौर पे आई हैव दिस सेल, मेरे पास ये सेल है, ठीक है ना। अच्छा बच्चों तो सर व्हाट इज द वर्क ऑफ पैलिसेड, अच्छा मैं जरा टेक्निकल चीज देखने चला गया था। सर पैलिसेड का फंक्शन क्या है, मैं सबके फंक्शन भी एक करके बता रहा हूं। पहले जब मैं गैस घुसवा दूं अंदर और एक्सचेंज करवा लूं, तो मैं पैलिसेड का स्पंजी का दोनों का फंक्शन एक साथ बताऊंगा आपको। मिसाल के तौर पे ये सेल है, ठीक हो गया, ये आपके पास सेल का सेल वॉल आ गई, सेल है। अब हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है और एक ऑक्सीजन है, मुझे ये बताओ जब एयर एंटर हुई है सेल के अंदर, जब एयर एंटर हुई लीफ के अंदर, पूरा पाथवे बन रहा है लीफ के अंदर, मुझे ये जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा होगी या सेल से बाहर ज्यादा होगी? कौन देगा इसका जवाब? ये मुझे पता है आप लोगों को इसका जवाब आता है, ठीक है, लेकिन वो सुनना है आप लोगों से। सर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल ज्यादा होगी, सर सेल से बाहर ज्यादा होगी, सेल में ज्यादा होगी, सेल में ज्यादा, बेटा सेल में ज्यादा होगी। उसकी वजह यह कि जब हम एयर को खींच रहे हैं ना अंदर, तो एयर को खींचने का मतलब यह है कि हमें चाहिए क्या, हम एयर को अंदर क्यों लेके आ रहे हैं, हमें क्या चाहिए एयर से? बोलो बेटा बोलो। एयर को जब हम अंदर लेके आ रहे हैं लीफ के, तो हमें एयर से क्या चाहिए? हाँ, एयर से गैस एक्सचेंज के लिए क्या चाहिए? यहां पे फोटोसिंथेसिस को साइड पे रख दो, फोटोसिंथेसिस की बात नहीं करें, ऑक्सीजन चाहिए हमें। बेटा आशीष और आयशा और इमरान, आप तीनों ने जो जवाब दिया ना कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो 100% सही है, वो 100% सही है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम गैस एक्सचेंज में इस्तेमाल नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड को किस में इस्तेमाल करते हैं? आप लोगों ने CO2 क्यों बोला? जब हम एयर को अंदर लेके आ रहे हैं तो हमें एयर से क्या चाहिए होगी? आप लोगों ने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कहा आपने? कार्बन डाइऑक्साइड कहने की क्या वजह थी? बोलो 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 बोलो, टेंशन नहीं लो, ये मैंने बता दी कि आपका जवाब गलत नहीं है। सर फूड बनाने के लिए, यानी हम शुगर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, आप लोग पढ़ के आ गए ना बायोएनर्जेटिक्स पीछे, लेकिन इस वक्त हमारा कंसर्न फूड बनाना नहीं है। इस वक्त हमारा कंसर्न क्या है? इस वक्त हमारा कंसर्न है ये गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए जो गैस एक्सचेंज करते हैं, हमारा असल मकसद ये है, समझे मेरी बात को? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका जवाब अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने फोटोसिंथेसिस का दिमाग में रख के जवाब दिया। हमें हमारा इस वक्त कंसर्न जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज है, ठीक है। सर फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, लेकिन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए। यस, ये है पूरा जवाब। मुनीम ने पूरा जवाब ये दिया और यही असल जवाब है, कि इससे ना पूरी बात क्लियर हो गई। अब जिन्होंने CO2 का उन्होंने भी गलत नहीं कहा, जिन्होंने ऑक्सीजन का उन्होंने भी गलत नहीं कहा, ठीक है। लेकिन बात को समझना जरूरी था कि CO2 कब चाहिए और O2 कब चाहिए। अब हम जो बात कर रहे हैं, जिस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, उसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए, समझे मेरी बात को? तो अब देखो यहां पर हमारे पास सेल है, तो चूंकि हमें सेल के अंदर मैं आप लोगों को 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, उसके बाद मैं फिर दोबारा ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक हो गया बच्चों? मैं रिपीट कर देता हूं जो जुमला मैंने बोला। मैंने सेंटेंस ये बोला कि व्हेन इट इज कंपल्सरी और नेसेसरी फॉर यू टू ब्रीथ और परफॉर्म गैस एक्सचेंज, ब्रीथ या गैस एक्सचेंज एक ही बात है, ठीक है। तो इसका जवाब आप क्या दोगे? When your cells or body is in deficit, deficit का मतलब कमी, deficit of oxygen, when your cells or body is in deficit of oxygen, we require gas exchange or we go for breathing. Clear है बच्चों? तो ये छोटी बातें जो मैं बताते जाऊंगा, इसको नोट करते जाना है। छोटी छोटी सेंटेंसेस, डेफिनेशंस हैं आपके, पूरी जिंदगी काम आएंगी। सिर्फ ये 9th के लिए नहीं है, मैट्रिक के लिए नहीं है, पूरी जिंदगी काम आएंगे आपके लिए। ठीक हो गया? अच्छा भाई,
नोट डाउन कर लो उसको बच्चों, नोट डाउन कर लो। अच्छा बच्चों, अब जरा बात कर लेते हैं हम गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स की। आवाज आ रही है मेरी क्लियर सबको? आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स की। एनिमल्स के अंदर गैस एक्सचेंज कैसे होती है? हमारा शुमार भी एनिमल्स के अंदर होता है, तो यहां पर हमारी ही बात हो रही होगी कि हम किस तरह से गैस एक्सचेंज परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब देखो, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे ह्यूमंस की बात हो रही है, तमाम ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है जो कि इस एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ये बात आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अतराफ में जो गैसेस पाई जाती हैं उनमें दो बड़ी गैसेस के प्रोपोर्शंस हैं। ये आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि मोस्ट प्रोबेबली वो दो बड़ी गैसेस कौन सी हैं उसको समझ लीजिए। वो दो बड़ी गैसेस हमारे पास, एक तो ऑक्सीजन है, ठीक हो गया, और एक नाइट्रोजन है। बच्चों इसके नंबर याद रखने हैं आपने, नंबर याद रखने हैं इन दोनों गैसेस के नंबर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसमें दो बड़े प्रोपोर्शन हैं गैसेस के, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। ये नंबर्स याद कर लेना, 78% नाइट्रोजन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में और 21% ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन कम है, नाइट्रोजन ज्यादा है। एक जमाना था अर्थ पे, मैं आपको ऐसी फन फैक्ट के तौर पे चीजें बता रहा हूं, कि जब ये प्रोपोर्शन तकरीबन उल्टा था, यानी हमारे पास ऑक्सीजन थी 78-80% के आसपास और नाइट्रोजन था हमारे पास समवेयर अराउंड लाइक दिस, ये 21-22%, ठीक हो गया। लेकिन ये ऐसे ऐसे चीजें उल्टी हो गई। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं इसके बारे में। मजे की बात यह है कि हमारे पास जो, अगर आपने कभी पुरानी हिस्ट्री पढ़ी हो ऑर्गेनिजम्स की, तो आपने देखा होगा कि पुराने वक्तों में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो मछलियां हों, चाहे वो डायनासोर्स हों, वो सारे के सारे बड़े साइज के हुआ करते थे। कभी अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक, एनिमल प्लैनेट, इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देखो तो आपको आइडिया होगा कि डायनासोर्स भी बड़े, जो समंदर के अंदर मेगालोडॉन और वो आपके पास इक्टायोसॉरस और इस तरह मोसासॉरस, इस तरह के बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, साइज में बहुत बड़े। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो आपके जो इंसेक्ट्स थे वो भी बहुत बड़े बड़े साइज के थे। यानी स्नेक में की वैरायटी थी टाइटेनोबोआ के नाम से, वो इतनी बड़ी होगी मेरे ख्याल में, उसका शायद मुंह इतना बड़ा होगा जितना बड़ा हमारी स्क्रीन है, तो बड़े बड़े होते थे। अब क्यों बड़े होते थे? उसकी वजह ये थी कि साइंटिस्ट ये हाइपोथेसाइज करते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल जो है ना, वो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में और सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो उससे उस ऑर्गेनिज्म की ओवरऑल ग्रोथ पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो शुरू के वक्तों में जब हमारे पास लाइफ ओरिजिनेट हो रही थी अर्थ के ऊपर, कई साल, हजार साल पहले, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब उस वक्त इंसान तो शायद नहीं होंगे उस वक्त दुनिया में, पता नहीं क्या होंगे भी, तो कहीं और रहते होंगे, तो उस वक्त आपके पास डायनासोर भी बड़े साइज के, सांप भी बड़े साइज के, इसलिए क्योंकि ये प्रोपोर्शन उल्टा था पूरा। ये तकरीबन प्रोपोर्शन था नाइट्रोजन का और ये प्रोपोर्शन तकरीबन था हमारे पास ऑक्सीजन का। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर में, उतना ज्यादा आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट होता है, रैपिड डिवीजन होती है सेल्स की, उतनी ज्यादा आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और उतनी तेजी से आप ग्रो करते हो, इसलिए ऑर्गेनिज्म बड़े हुआ करते थे। और पुराने वक्तों में अगर इंसानों की भी अगर आपने देखी हो कुछ स्केलेटन्स वगैरह कुछ जगहों से निकले, तो इतनी बड़े बड़े स्केलेटन्स होते थे इंसानों के भी, खबरें भी इतनी बड़ी बड़ी होती थी। तो उसका मोस्ट प्रोबेबली इंपैक्ट जो है डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिलेटेड। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो गया और ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो था वो ये था कि कुछ मास एक्सटेंशन हुई, आसमान से कुछ पत्थर अत्थर मीटियोर आगे गिर गए या आइस एज आ गई आपके पास, जिसके नतीजे में पौधे मर गए। जब प्लांट्स मर गए तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन रुक गई और कंजम्पशन बढ़ गई। जब ऑक्सीजन इस्तेमाल ज्यादा होने लगी और बनना बंद हो गई, तो नतीजतन आपके पास क्या निकला कि ये वैल्यू नीचे आ गई 21% के ऊपर। अब ये कई मिलियंस ईयर्स से, लाखों सालों से ये 21% के ऊपर ही रुकी हुई है। और इस बात को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने कॉकरोच के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि आपके पास कुछ कॉकरोचेस को ग्लास चेंबर्स के अंदर ग्रो कराया ज्यादा ऑक्सीजन देके कई सालों तक,
तो वो कॉकरोचेस जो थे वो रिलेटिवली बड़े साइज के होगा एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल कॉकरोच। ऐसा नहीं होगा कि पूरे घर के बराबर होगा कॉकरोच, लेकिन थोड़ा बड़ा साइज हो गया एज कम्पेयर टू जो अदर रिलेटिव थे कॉकरोचेस के। मेरी बात क्लियर हुई है सबको? ये कुछ मैंने एडिशनल बातें बता दी, जाहिर सी बात है आप लोग पढ़ते हो तो बजाय सारी किताबी बातें पढ़ने के आपके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कुछ चीजों के बारे में। ठीक हो गया? नाउ बाकी अगर हम 78 और 21 को प्लस करते हैं तो हमारे पास तकरीबन समझो कि 99% कुछ बनता है। बाकी जो 1% है उसमें हमारे पास 1% के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कुछ इनर्ट गैसेस हैं हमारे पास, आर्गन टाइप की, लेड बेड की कुछ वेपर्स वगैरह मौजूद हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो बड़ा प्रोपोर्शन नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का है। बेटा नंबर याद रहेगा आप लोगों को, 21% ऑक्सीजन एंड 78% नाइट्रोजन। मेरी बात का जवाब दो बच्चों, नंबर्स याद रहेंगे आपको, भूलोगे तो नहीं नंबर्स, बस ये नंबर याद रखना अच्छे से। ओके, मूविंग ऑन। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। रिक्वायरमेंट्स फॉर गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स। जानवरों के अंदर गैस एक्सचेंज के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जानवरों के अंदर, जानवरों के लिए गैस एक्सचेंज की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जरूरी चीजें होती हैं, वो आपने अपने जहन नशीन कर लेनी है। वो बातें कौन सी हैं, जरा उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। वो बातें ये हैं, 3 से 4 चीजें। पहली चीज तो ये कि जिस मेम्ब्रेन से, मिसाल के तौर पे मैं ब्रीथ कर रहा हूं ना, तो जिस मेम्ब्रेन से कार्बन ऑक्सीजन का इंटरेक्शन होना है, क्रॉस होना है, ऑक्सीजन का अंदर दाखिल होना है, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना है, वो मेम्ब्रेन पतली होनी चाहिए। वो मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए? पतली बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मोटी हो गई मेम्ब्रेन जिसमें से कार्बन ऑक्सीजन ने क्रॉस होना है, तो फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा होगा नुकसान होगा? बताओ भाई बताओ। अगर मेम्ब्रेन जिससे क्रॉसिंग ओवर होनी है, ऑक्सीजन अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, वो मेम्ब्रेन पतली होनी चाहिए। अगर वो मोटी हो गई तो क्या होगा? अगर वो मोटी हो गई फायदा होगा नुकसान होगा? बच्चे कह रहे हैं सर, कुछ कह रहे हैं डिसएडवांटेज है, कुछ अच्छा, जिन्होंने डिसएडवांटेज कहा है तो उन्होंने डिसएडवांटेज क्यों कहा, मोटी लेयर का नुकसान क्या है, और जो कह रहे हैं कि सर फायदा होगा, उन्होंने फायदा क्यों सोच के कहा? जवाब तो होना चाहिए, कोई ना कोई जवाब होना चाहिए। हाँ भाई आशीष, हाँ बेटा आयशा, इमरान, खतीजा, हसन। आशीष कह रहे हैं सर नुकसान होगा, लेकिन इमरान कह रहे हैं सर फायदा होगा। हसन कह रहे हैं सर नुकसान होगा, इमरान कह रहे हैं सर फायदा होगा। अब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, हमें इसको सॉल्व करना है भाई, हमें इस कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व करना है कि कॉन्ट्रडिक्शन किसी तरह से सॉल्व हो जाए। देखो मेरी बात को समझो, आप शायद उस बात तक ना पहुंचो। सर हसन कह रहे हैं सर CO2 ज्यादा देर इनसाइड रहेगी। हाँ, अगर CO2 ज्यादा देर तक अंदर रहेगी तो नुकसान होगा ना हमें। हसन ने तो कहा कि नुकसान होना चाहिए, तो नुकसान होगा। अब देखो मसला क्या है, देखो मसला क्या है। मुझे मेरे पास पानी है, पानी के अंदर कचरा है। पानी के अंदर क्या है? कचरा। सर बड़े हो जाएंगे हम भी फिश जैसे, क्रोकोडाइल जैसे। हैं नहीं तो नहीं मतलब थिन लेयर से बड़े होने से क्या फायदा है? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब अगर वो लेयर जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्रॉस हो रही है, अगर वो लेयर थिक हो जाए तो इससे क्रोकोडाइल जैसे कैसे हो जाएंगे हम? मतलब इसकी कोई वजह होगी ना, मतलब क्रोकोडाइल क्यों बन रहे हैं हम? क्रोकोडाइल क्यों बन रहे हैं? इंसान सही थे भाई, पानी में रहना, वो भी कीचड़ के पानी में रहना। खैर जवाब दो इसका, मैं जब तक एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मैं ही कह रहा था आपसे कि देखो बच्चों, बात इतनी सी है कि अगर मेरे पास एक पानी और पानी में कचरा है, ठीक है, अम्मा मुझसे कहती है मेरी कि बेटा मलमल का कपड़ा होता है ना, इसमें सिर्फ छानते हैं पानी को, मलमल के कपड़े का पूरा थान रखो, थान, और पानी डालो, कचरा साफ हो जाएगा। मुझे बता, पानी नीचे तक क्रॉस करेगा उसको? पानी इतने मोटे थान को कपड़े के क्रॉस करेगा कहीं से? बोलो भाई बोलो, नहीं करेगा। फायदा छानने का? फायदा होगा कोई छानने का? नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा?
मैं करूंगा कपड़े को पतला ताकि कचरे के बड़े बड़े पीस ऊपर रह जाओ, पानी आराम से नीचे निकल जाए, मेरा टाइम भी बच जाए। है फायदेमंद बात के नहीं है ना भाई? मुझे अगर गर्मी लग रही है तो मैं मोटी शर्ट क्यों पहनूंगा, हल्के कपड़े पहनूंगा ना, ताकि एयर उसमें से पास हो सके और मुझे ठंडक का एहसास हो सके। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर मेरे पास वो मेम्ब्रेन लेयर जिसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ने क्रॉस होना है, अगर वो मोटी होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्रॉस कैसे करेंगे उसको? अंदर की चीज अंदर रह जाएगी, बाहर की बाहर रह जाएगी। तो लेयर होनी चाहिए पतली ताकि ऑक्सीजन निकल जाए आराम से, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए आराम से। ओहो, क्रॉसिंग हो रही बेहतरीन अंदाज में। वेंटिलेशन वाला अमल हो रहा है भाई, वेंटिलेशन वाला अमल। तो वेंटिलेशन के लिए हमें थिन लेयर चाहिए, पतली लेयर चाहिए बिल्कुल, ताकि क्रॉसिंग हो जाए बड़ी आसानी से। याद रखना ये जरूरी चीज है। अगर ऐसा नहीं होगा तो गैस एक्सचेंज नहीं हो सकती एनिमल्स के अंदर, ब्रीदिंग नहीं हो सकती। दूसरी चीज, आपने अपने गले को देखा है? गले को आप सांस लेते हो, नाक को देखा, नाक अंदर से गीली होती है, गला अंदर से गीला होता है। क्यों गीला होता है? ताकि जब एयर मूव करती जा रही है ना तो एयर गीली होके अंदर की तरफ जाए। वरना अगर एयर आपके पास ड्राई होगी, एयर कैसी होगी? ड्राई होगी, या आपके पास वो सरफेस ड्राई होगी जहां से एयर गुजर रही, तो खराशी आएंगी गले में। जब गला खराब होता है या नज़ला होता है तो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है ना पूरा, साइनसेस वगैरह, गला खुश्क हो जाता है बिल्कुल। अब क्या होता है, जैसे मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ, वो वैसी बहुत देर से बात कर रहा हूँ, तो मेरा गला खुश्क हो गया। अब मेरा गला खुश्क है ना, तो मेरे पास से जब एयर मूव करती है तो तकलीफ हो रही है मुझे। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, शादी ब्याह के अंदर गाने वाने गा रही खवातीन, रत जगह करते हैं कुछ लोग, रात भर जाके वो गाने गाए जा रहे हैं, अजीब सी आवाज़ है, बेतुकी किस्म की, कान में दर्द हो रहा है गाने सुन सुन के, नहीं बर्दाश्त हो रहे सामने वाले बंदे की आवाज़, लेकिन गाने चल रहे हैं। वो गाने चलने में अब आप सुबह उठते हो सबके गले बंद होते हैं, गला बिल्कुल खुश्क हुआ वो होता है, आप सांस लेते हो ना, जैसी हवा गुजरती गले में से तकलीफ होती है। इसका मतलब ये है कि अगर वो जगह जहां से हवा ने गुजरना है, जहां पर एक्सचेंज होनी, अगर वो जगह ड्राई होगी ना, वो तकलीफ देगी आपको, वो तकलीफ देगी। और एयर के साथ तो खतरनाक बात यह कि जब भी किसी गीली जगह से गुजरती है उसको भी खुश्क कर देती है। तो अगर किसी खुश जगह से गुजरेगी तो उसको और ड्राई कर देगी, नुकसान होगा आपके उस एरिया को। समझ रहे हो मेरी बात को? हमारे होते ना सर्दियों में नाक से सांस लेते हैं तो नाक में ना उलझन में लगती है, कोई नाक पूरी ड्राई हो जाती है अंदर से, तो डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि हल्का सा ऑयलिंग कर लो नाक के ना यहाँ पर नोस्ट्रल्स के पास, ताकि जब आप ब्रीदिंग करो तो आपके पास हवा बिल्कुल खुश्क ना जाए। खुश्क जाती है तो तकलीफ होने लगती है, ड्राइनेस होती है, बहुत बुरा लगता है। तो दो बातें हमने सीखनी आज। क्या सीखी हमने? कहा कि जहां से हवा ने गुजरना है, एक्सचेंज होना है, वो जगह होनी चाहिए पतली ताकि एक्सचेंज हो सके, पहली बात। दूसरी बात, वो जगह जहां से एक्सचेंज हो रही है एयर और कार्बन डाइऑक्साइड, वो जगह होनी चाहिए गीली। गीली होगी ना तो आराम से आपके पास स्मूथली एयर फ्लो करेगी, तकलीफ भी नहीं होगी आपको गैस एक्सचेंज के दौरान। मेरी बातें यहां तक समझ पा रहे हो? कोई ऐसी बात जो मैंने बिल्कुल ऐसी बोली हो आपको समझ ही नहीं आया, बोले पता नहीं कहां से सर लेके आए ये वाली लॉजिक? बोलो भाई बोलो, समझ रहे हो मेरी बात को बच्चों? आशीष, आयशा, इमरान, खतीजा, हसन, मुनीब, जाग रहे हो भाई? हाँ भाई, बस कुछ आखिरी कुछ टाइम चल रहा है। सर ये कभी सुना भी नहीं था जो आज पढ़ा है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए मैं स्लो लेके चल रहा हूँ। ये सारा वो कंटेंट है जो आपकी बुक का कंटेंट है, तो इसलिए थोड़ा स्लो लेके चलना पड़ता है हर क्लास में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल नहीं है हमारे लिए ना आपने भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी, हमने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं देखी। तो स्लो ताकि आराम से उसको एब्जॉर्ब करते जाएं। देखो ये जितनी बातें आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, नेक्स्ट टाइम अगर किसी गैदरिंग वगैरह में बैठोगे ना, कज़न वज़न की गैदरिंग में, खाला वाला पप्पा आई हुई, तो उनके सामने आपने इस तरह की बातें करनी है। किसी की नाक बंद है ना अगर, या किसी को सांस लेने वाला मसला है, तो आप उसके अंदर ये वाला 4 पॉइंट्स बताना शुरू करोगे। देखिए सांस लेने में मसला इसलिए होता है कि ड्राई हो जाती है, गैस एक्सचेंज का जो फोरम है ना, जो मेम्ब्रेन है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए उसमें। वो लोग बोलेंगे वो भाई डॉक्टर आ गया तो अभी से। तो वेट वाली सरफेस का मैंने बताया कि इफ दैट सरफेस जहां से गैस एक्सचेंज होनी है अगर वो ड्राई है तो हवा उसको लगेगी और वो और ड्राई होगी। ड्राई होने से उसके डैमेज होने का खतरा है, आपको तकलीफ भी होगी गले में जैसे आमतौर पे होता है। ठीक है, तो अगर सरफेस वेट है तो बड़ी आसानी से क्रॉस हो जाएगी, वो बड़ी आसानी से क्रॉस हो जाएगी। प्लस ये है कि आपके पास जो डैमेज है सेल्स का या अतराफ के टिश्यूज को, वो मिनिमम होगा, कम से कम होगा,
जी हाँ, खाला को इम्प्रेस करना है, पप्पू को इम्प्रेस करना है, सारे कजन्स को इम्प्रेस करना है, क्योंकि हम लोग आम बच्चे नहीं हैं, हम लोग बच्चे हैं जो छाजाओ के बच्चे हैं, हम लोग छाजाओ में पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। वेट वाली कंडीशन हो गई ना। परमिएबिलिटी, डू यू नो व्हाट परमिएबिलिटी इज? देखो मेरी बात समझो, मिसाल के तौर पे मैं लेदर की जैकेट लेता हूं, लेदर की जैकेट, और उस पे ऊपर से पानी डालता हूं। ठीक है, लेदर की जैकेट लूंगा, उस पे से पानी डालूंगा, और एक तरफ मेरे पास नेट का कपड़ा है, नेट वाला कपड़ा, उसमें से पानी डालता हूं। पानी किसमें से नीचे जल्दी निकलेगा? लेदर की जैकेट, नेट का कपड़ा, पानी किसमें से तेजी से निकलेगा? ऊपर से पानी डालना हूं, नीचे जाना है, किसमें तेजी से निकलेगा? लेदर की जैकेट, नेट का कपड़ा, नेट से। क्यों? उसमें सुराख है छोटे छोटे। लेदर तो बिल्कुल ऐसा स्टिफ है ना, तो उसमें से तो बहुत टाइम लगेगा पानी को जज्ब होके नीचे गुजरने में। तो नेट में से सुराख है तो आराम से नेट में क्रॉस कर जाएगा। तो नेट का क्रॉस करना कहलाता है परमिएबिलिटी। लेदर आपके पास तकरीबन इम्परमिएबल या बहुत लो परमिएबिलिटी है पानी के लिए। तो हमें ऐसी सरफेस चाहिए फॉर गैस एक्सचेंज जिसमें से कम गैस तो पास हो सके भाई, गैस तो पास हो सके। अब देखो मुझे एक बात बताना, स्किन है, कोई ऐसा दुनिया में इंसान मौजूद है जो स्किन के जरिए ब्रीदिंग करता हो, सांस लेता हो स्किन के जरिए? कोई है ऐसा शख्स? कोई हो शायद आपकी नजर में? नहीं है, कोई देखेगा, दिखेगा भी नहीं। और अगर कोई दिख गया आपको ऐसा शख्स जिसको जो स्किन से ब्रीदिंग करता है, तो भाई कोई दुआएं वुआएं पढ़ के वहां से निकल जाओ, उसके पाँव देखो, उसके पाँव तो उल्टे नहीं है, क्योंकि इंसान ब्रीद नहीं करते विद द स्किन। इंसान आपके पास जो है वो फ्रॉग करता है, लेकिन इंसान जो है वो लंग से ब्रीथ करते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई इंसान स्किन से ब्रीथ करता हुआ नजर आए, तो पहले आपने उसकी टांगे देखनी कि उल्टी तो नहीं है, ठीक है? फिर आपने वहां से फौरन भाग जाना है, ठीक है? दुआ में पढ़ के आपने फौरन भाग जाना है, क्योंकि वो फिर इंसान नहीं है, वो कुछ और है। ठीक हो गया? तो हमारे पास स्किन परमिएबल नहीं है फॉर गैसेस। तो हमारा कौन सा पार्ट परमिएबल है गैसेस के लिए, जहां से गैस फ्लो कर सकती है अंदर बाहर अक्रॉस द मेम्ब्रेन? हाँ, साया। सर क्यों भागे? वो अपने साथ फिर लेके जाएगा आपको, फिर आप एक ही बात ब्रीथ करोगे, उसके बाद फिर ब्रीदिंग नहीं आएगी हमारे। ठीक है ना? हाँ, तो मैं ही कह रहा था कि हमारे पास लंग्स वो वाहिद जगह है जहां से गैसेस फ्लो कर सकती हैं अक्रॉस मेम्ब्रेन, स्किन से नहीं कर सकती। कोई ये बोले मेरे डायरेक्ट सर के अंदर जो है वो हवा आती है, ऐसे नहीं भाई। आप गंजे होगे तो आपको हवा लग रही होगी, लेकिन हवा आपके दिमाग को क्रॉस नहीं कर रही। तो स्किन इज इम्परमिएबल टू गैसेस, लंग्स आर परमिएबल टू गैसेस। जुमला याद रहेगा मेरा, जुमला याद रहेगा। ह्यूमंस में स्किन इज इम्परमिएबल टू गैसेस या गैस एक्सचेंज, लंग्स आर परमिएबल टू गैस और गैस एक्सचेंज। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपके लिए परमिएबिलिटी होनी चाहिए। जिस सरफेस से आप सांस लेना चाह रहे हो वो एंट्रेंस तो दे गैसेस को, वो गैसेस को एंट्रेंस ही देगी तो सांस कहां से लोगे आप? कभी आपने जिंदगी में देखा होगा, आप किसी को फिल्मों में दिखाते हैं ना, मुंह पे वो तकिया रख के सांस घोट रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, मुंह पे तकिया रख दो उसके, वो बोले हाथ उठा ले, बोले यहाँ से मैं गैस एक्सचेंज कर रहा हूँ। मर्डर का सीन ही खराब हो गया आपका। सर जाके ब्रीदेबल स्नीकर्स क्यों होते हैं? पाँव से तो ब्रीदिंग नहीं होती। वो पाँव से ब्रीदिंग के लिए नहीं होते, वो वेंटिलेशन के लिए होते हैं। उनको ब्रीदेबल स्नीकर्स कह देते हैं कैची वर्ड्स यूज करने के लिए, लेकिन वो उसके लिए होता है वेंटिलेशन के लिए, कि हवा लगती रहती है, उसमें से हवा फ्लो होती है आसानी से, तो आपके पाँव में एथलीट फुट या फंगल इन्फेक्शंस नहीं होते। ठीक है, पकता नहीं है, इन्फेक्शंस नहीं होते मुख्तलिफ किस्म के। मेरे पाँव में कुछ दिन पहले हो गया था सेलुलाइटिस, वो भी इस वजह से हुआ था कि जूते में पहनता हूँ ब्रीदेबल नहीं थे, वेंटिलेशन नहीं होती उसमें से, तो वो एक जख्म हो गया था और पूरा पाँव स्वेल कर गया था मेरा। तो ये मेरे वेंटिलेशन बढ़ाने के लिए होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आज आगे चलते हैं आज की आखिरी बात पे, विच इज लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया क्यों जरूरी है फॉर रेस्पिरेशन? इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये देखो बच्चों, ये मेरे पास दो कागज के टुकड़े हैं। दीज आर टू कागज के टुकड़े। ये दो कागज के टुकड़े हैं मेरे पास, देख रहे हो? ये दो कागज के टुकड़े हैं मेरे पास। एक कागज का टुकड़ा ये, एक कागज का टुकड़ा ये दोनों कागज के टुकड़े हैं मेरे पास। इनमें से बड़ा टुकड़ा कौन सा है? राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। इनमें से बड़ा पीस कौन सा है? राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? बड़ा पीस। सर ये मुझे नहीं पता, तो लेफ्ट कौन सा, राइट कौन सा? ओके, छाजो वाला, छाजो के पास जो मैंने रखा हुआ है ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है, जो बगैर छाजा वाला है। छाजा वाला, बगैर छाजा वाला, अल्लाह जाने, हम दिखाएंगे आपको। छाजा वाला, बगैर छाजा। छाजा वाला बड़ा है सर, ये वाला बड़ा है। इज दिस राइट? ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसे ही ना। दूसरी तरफ वाला, नाउ लुक एट दिस,
देखो हालांकि दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं तकरीबन तकरीबन, बट इफ आई एम गोना ओपन दिस वन, ये इतना सा है, ओहो हो, और अगर मैं इसको खोलता हूं ना, फर्क देख रहे हो, ये फर्क देख रहे हो, फर्क देख रहे हो क्या, कितना बड़ा फर्क है। ये इतना बड़ा पर्चा है और ये इतना चुन्नू सा पर्चा है आपके सामने, लुक एट दिस द डिफरेंस। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको छोटा कर लिया, इसको भी छोटा कर लिया। अब फायदा क्या होता है, अब फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि जितनी बड़ी सरफेस होती है ना हमारे, अब देखो इसकी सरफेस कितनी बड़ी है, ये इतना बड़ा पर्चा है ना, तो इसकी सरफेस भी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी सरफेस है तकरीबन। जब पेपर की या किसी भी एरिया की सरफेस बहुत बड़ी होती है तो उसमें आपके पास चांस ज्यादा होता है कि गैस एक्सचेंज या इंटरेक्शन ज्यादा हो सके। मिसाल के तौर पे इसको देखो तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक मेरे पास इतना बड़ा पोर्शन है जहां से मैं गैस एक्सचेंज कर सकता हूं, है कि नहीं है। जितना बड़ा एरिया उतनी ज्यादा गैस एक्सचेंज। दूसरी तरफ मेरे पास ही इतना छोटा सा पेपर है, छोटा सरफेस एरिया, तो गैस एक्सचेंज भी कम। बात आ रही समझ में। अब यही सेम चीज हमारे पास लंग्स के अंदर होती है। लंग्स में जो एल्व्यूलाई होते हैं, हम पढ़ेंगे उनके बारे में, वो बहुत बड़े होते हैं। इतना बड़ा होता है हमारे लंग्स का एल्व्यूलाई कि अगर हम अपने एल्व्यूलाई को खोलना शुरू करें जहां पर गैस एक्सचेंज होती है, तो आप पूरा फुटबॉल स्टेडियम बना लो सिर्फ अपने फेफड़ों से, इतना बड़ा होता है ये। तो सर स्किन की इतनी सरफेस होती है तो हमें फ्रॉग को फॉलो करना चाहिए। हम फ्रॉग को फॉलो इसलिए नहीं करते कि फिर हमें फ्रॉग को फॉलो करते हुए, एग्जाम्पल याद रखना है ना, सरफेस एरिया कैसी होनी चाहिए जहां से रेस्पिरेशन करते हैं, वेट। हम तो रहते हैं जमीन पे, अगर हम स्किन के जरिए गैस एक्सचेंज करते तो हमें स्किन कैसी चाहिए थी, वेट। हम रहते हैं कराची में जहां टेम्परेचर आपके पास 40-45 चल रहा होता है, एकदम हब्स गर्मी बुरे तरीके से, पानी तो यूं शॉर्ट होता है हमारे स्किन पे से। बात समझ में आ रही है। तो इसका सांस कैसे लेते हैं, तो गीली होनी चाहिए आपके पास सरफेस जहां से हम रेस्पिरेशन करते हैं। समझ में आई बात। तो फ्रॉग तो गीला करने के लिए पानी में रहता है अपने आधी से ज्यादा जिंदगी, हमें भी फिर पानी में रहना पड़ता, बिल्ली के बच्चों की तरह, पानी के बिल्ली की तरह। हाँ यस, गीला होना पड़ता है ना सरफेस को, उसके बगैर तो रेस्पिरेशन हो नहीं पाती, तो इसलिए हम स्किन से काम नहीं करते। तो मैं ये आपको अर्ज कर रहा था कि एल्व्यूलाई जो होते हैं ना, जहां पर हमारे लंग्स के अंदर गैस एक्सचेंज होती है, वो इतने बड़े होते हैं कि अगर पूरे दोनों लंग्स के एल्व्यूलाई को खोलना शुरू करें ना, तो पूरा फुटबॉल स्टेडियम भर जाए सिर्फ एक आदमी के लंग्स के एल्व्यूलाई से। इतना बड़ा सरफेस एरिया होता है उनका, कहां स्किन कहां एल्व्यूलाई, इसलिए हमें स्किन की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जितना बड़ा सरफेस एरिया होता है उतना ज्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज बढ़ जाती है। समझो मेरी बात को बच्चों। सर बॉडी में कैसे होता है ये तो बड़ा है, ये ऐसे होता है जैसे ये हुआ है। अब इतना बड़ा पर्चा है ना, अभी मेरे हाथ पे नहीं समाएगा पूरा, तो मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया, तो सरफेस एरिया को रिड्यूस कर लिया मैंने इस तरह से, सरफेस एरिया को रिड्यूस कर लिया इस तरह से। तो बिल्कुल इस तरह से एल्व्यूलाई भी यूं क्रंच हुआ होता है अंदर की तरफ। और लेकिन फोल्डिंग ज्यादा होती है उसके अंदर इतनी सारी, तो आपके पास जो है ना वो सांस आराम से एक्सचेंज कर सकते हो। सर लेकिन ये सब हमने पसली के नीचे दबाया हुआ, बिल्कुल अंदर उसके दबाया हुआ है भाई, पसलियों के अंदर भी मसल के अंदर भी लंग्स के अंदर भी जाके एल्व्यूलाई होते हैं। ठीक हो गया, समझो बात को। अभी तो हम और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखेंगे। अभी तो आप एल्व्यूलाई के नाम पे हिल गए, अभी तो आपने डीएनए की कहानी नहीं सुनी। जब आप डीएनए की कहानी सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी के अंदर पाए जाने वाला डीएनए आपको कहां तक पहुंचा सकता है। अभी तो हमने आपको फुटबॉल स्टेडियम तक पहुंचाया है, अब हम आपको चांद तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह डीएनए के, जब हम खोलना शुरू करेंगे। तो फिलहाल जस्ट रिमेंबर दीज 4 टॉपिक्स कि अगर हमें गैस एक्सचेंज करनी है तो हमें ये 4 कंपोनेंट्स पूरे करने हैं, 4 रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, वरना इसके बगैर गैस एक्सचेंज नहीं हो सकती। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। लेकिन उससे पहले पैलेसेड सेल का फंक्शन बता दूं। पैलेसेड सेल्स और स्पंजी मीजोफिल दोनों के दोनों फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, लेकिन पैलेसेड का एक एडिशनल फंक्शन ये होता है कि वो आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बैक्टीरिया को डायरेक्टली लीफ के अंदर घुसने नहीं देते, उनकी पूरी एक लेयर बनी हुई होती है। तो 2 फंक्शन हो गए पैलेसेड के, पहला फंक्शन फोटोसिंथेसिस, दूसरा फंक्शन बैरियर का काम करते हैं। बैरियर जानते हो ना कैसा होता है, वो गलियों के बाहर लगा होता है बैरियर, उठाते हैं उसको, गाड़ी उसमें से पास होती है। तो पैलेसेड सेल बैरियर का काम करते हैं, किसी बैक्टीरिया को घुसने नहीं देते लीफ के अंदर। आशीष बेटा बात क्लियर हो गई, खुश हो गए?
दो फंक्शंस बता दिए पहले सेट के, फोटोसिंथेसिस और बैरियर का काम है। बेटा आशीष क्लियर करो, फिर मैं जा रहा हूं। ओके हो गया, ठीक है भाई। चलो आज की क्लास को इतने ही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।